हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने हिस्ट्री की क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने सभी के सभी धर्मों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, पूरा पूरा मगध साम्राज्य पढ़ा। उसके बाद भारत के विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा, और इससे पहले हम लोगों ने गुप्त वंश शुरू किया था। तो गुप्त वंश का हमने आधा पार्ट पढ़ा था, बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ऑफिशियल ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया है। वहाँ पर इन सभी वीडियोस की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर अभी तक आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो सभी डिटेल्स पढ़ेंगे जो उसकी बाकी रह गई थी। तो सबसे पहले कुछ मंदिर के बारे में पढ़ेंगे जो गुप्त वंश के मंदिर हैं। डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, ये कहाँ स्थित है, इनका क्या नाम है। तो जो गुप्तकालीन मंदिर है, सबसे पहले बात करते हैं विष्णु मंदिर की। ये तिगवा में है, प्रेजेंट टाइम में तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दूसरा शिव मंदिर है, ये भूमरा में है, नागौदा मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा पार्वती मंदिर नैना कोठार में है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा मंदिर है गुप्तकालीन मंदिर दशा अवतार मंदिर, देवगढ़ में है। देवगढ़ प्रेजेंट टाइम में ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह में है, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में है। और भीतर गांव मंदिर, या जिसको लक्ष्मण मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, ये कानपुर में है, यूपी में स्थित है। तो आगे बात करेंगे, ये लोग सिंचाई के लिए, जो गुप्त वंश के लोग थे, सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं में अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। इनकी स्वर्ण मुद्रा था, इनको दिनार कहा जाता था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिला है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त साम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने राजधर्म बनाया, यानी कि जो वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म की फुल डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने इसको राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म में संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी कि ललितपुर में दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिसमें से गुफा संख्या 16 एवं 17 में गुप्तकालीन है। इसमें से जो गुफा नंबर 16 है, उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्रशंसनीय है। गुफा नंबर 27 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसे चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो जिला धार मध्य प्रदेश नामक विंध्याचल पर्वत से काटकर बनाए गए हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे, और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आयुर्वेदाचार्य धनतोरी थे। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो पंचतंत्र याद रखें किसने लिखा था, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था।
बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है विश्व में। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया था पंचतंत्र को। पंचतंत्र में नंबर 1 था मित्र भेद, दूसरा था मित्र लाभ, तीसरा था संधि विग्रह, चौथा था लब्ध प्रणाश और पांचवा था अपरिच्छाकारित्व। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। तो इसी ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा था आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, तो याद रखेंगे आर्यभट्ट आपके गुप्तकालीन समय के थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वारामिरी, धनतरी, ब्रह्मगुप्त थे। पुराणों की वर्तमान रूप से जो रचना हुई है, जितनी भी पुराणे हैं सभी आपकी गुप्त काल में हुई हैं। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जो जन्म है गुप्त काल में ही हुआ है, यानी कि मंदिर बनाने की शुरुआत जो हुई है गुप्त काल से ही हुई है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी यहीं से हुआ है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृगच्छ कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे अच्छा नाटक माना जाता है ये। आगे याद रखेंगे कालिदास की द्वारा लिखित पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा, प्रथम भारतीय रचना है जिसमें अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है, यानी कि सबसे पहली पुस्तक थी अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका यूरोप में अनुवाद किया गया है यूरोपीय भाषाओं में, और दूसरी है भगवत गीता। आगे याद रखेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियों का कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूत या वर्धन वंश के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।